नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। वात व्याधि या वात रोगों की सीरीज में आज हम संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रिवेंशन यानी बचाव और चिकित्सा क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स में वात दोष के प्रकोपक या एग्रेवेशन के कारण होती है। पिछले वीडियो में वात रोगों के संदर्भ में हमने बात करी, जब वात दोष बढ़ता है तो वो गत वात का स्वरूप ले लेता है। गत वात का मतलब होता है कि वात दोष की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है या उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, और जिस भी अवयव या ऑर्गन में बढ़ता है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। यहाँ पर चूंकि वात दोष का एग्रेवेशन या गतवात जो है वो संधि या जॉइंट्स में हो रहा है, इसीलिए इसे संधिवात या संधिगत वात कहा जाता है। संधि माने जॉइंट, वात माने वात दोष। संधिगत वात में क्या होता है? जो एग्रेवेटेड या प्रकोपित दोष है, जो वात दोष है, वो संधि या जॉइंट में बढ़ जाता है। वहां उसके बढ़ने के कारण जो दूसरी धातु है, यानी कि विशेष रूप से वहां पर जॉइंट्स में जो श्लेष्मक कफ है उसका क्षय हो जाता है। श्लेष्मक कफ से मतलब है जो बोन्स के एंड में जो प्रोटेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है। साथ में जो जॉइंट कैप्सूल में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका डिक्रीज हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है, और जिसके कारण ये जॉइंट या संधियों की जो डिजेनरेटिव डिजीज है, जो कि जॉइंट के डैमेज और डिस्ट्रक्शन के कारण होती है, संधिवात या संधिगत वात हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सिंपली यही कहा गया है कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैं उनका वियरिंग टियरिंग इफेक्ट के कारण डैमेज हो जाता है, जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये सिचुएशन और वर्स्ट होती चली जाती है। मोस्ट कॉमनली जो इफेक्टेड जॉइंट है वो होता है नी जॉइंट, यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे कि जानु संधिगत वात कहा जाता है। जानु यानी नी, संधि यानी जॉइंट, वात दोष। बट अदर जॉइंट्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। रिस्ट जॉइंट है, फिंगर्स है, टो जॉइंट है, बैक, स्पाइन, हिप जॉइंट है, अदर जॉइंट भी अफेक्ट होते हैं। संधिवात के निदान क्या क्या हो सकते हैं? तो वात व्याधि में हमने पिछले वीडियो में जितने भी वात प्रकोपक कारणों की बात करी वो सभी वात रोगों के लिए जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से बहुत अधिक सूखा, ठंडा और बासी भोजन का एक्सेसिव कंजम्पशन, अधिक मात्रा में खाना। बासी से यहाँ मतलब है जो फूड फ्रेश नहीं है या फ्रोजन फूड है। दूसरा है बहुत सीवियर कोल्ड और ड्राई वेदर का एक्सपोजर हो, एक्सेसिव यूज ऑफ जॉइंट है, ओबेसिटी या ओवरवेट हो, तो स्पेशली जो वेट बियरिंग जॉइंट्स है जैसे नी जॉइंट है वो अधिक इफेक्ट होते हैं। हेरिडिटरी या वंशानुगत हो सकता है, और ओल्ड एज, स्पेशली जब मिडिल एज और ओल्ड एज का ट्रांजिशन पीरियड है उस टाइम ये रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। संधिवात के लक्षण क्या मिलते हैं? तो शूल यानी कि पेन मिलता है, आटोप यानी जॉइंट के डैमेज के कारण अब नॉर्मल साउंड आती है जिसे क्रेपिटस कहा जाता है, यानी कि मूवमेंट पे जो कट कट की आवाज आती है। वातपूर्ण द्रुति स्पर्श, यानी कि जब एक बैलून एयर से भरा हुआ हो और हम उसको रब करते हैं तो जैसी साउंड आती है, जैसी फीलिंग स्पर्श पे आती है वो आती है। शोथ यानी स्वेलिंग वहां मिलती है। प्रसारण आकुंचनयो प्रवृत्ति संवेदना, यानी कि जब भी आप उस जॉइंट की मूवमेंट करते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन हो, फ्लेक्शन हो, दोनों पेनफुल होती हैं। अब जानु संधिगत वात के क्या लक्षण मिलते हैं? तो कोई विशेष नहीं, यही लक्षण वहां पर मिलते हैं। संधि शूल नी जॉइंट में पेन मिलेगा, जो कि बहुत अधिक अगर एक्टिविटी आपने कर ली है तो बढ़ जाता है और रेस्ट से बेटर फील होता है। संधि शोथ, वहीं नी जॉइंट में स्वेलिंग मिलती है। संधि ग्रह यानी कि वहां पर स्टिफनेस, नी जॉइंट स्टिफनेस मिलती है, जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेशली मिलती है। बहुत टाइम तक अगर इनएक्टिव रहते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम तक सिटिंग होती है तब वो स्टिफनेस बढ़ जाती है। स्पर्श असहत्व यानी कि टेंडरनेस मिलता है, टच करने पर भी वहां पेन फील होता है। डिक्रीज मोबिलिटी, जो मूवमेंट है जॉइंट की वो कम हो जाती है। संधि स्फुटन या क्रैपिटस, वही क्रैकली साउंड वहां पर मिलती है। अब जानते हैं चिकित्सा क्या हो। तो प्रिवेंशन के लिए भी और मेन ट्रीटमेंट के लिए भी हमें ये सभी मेथड काम आते हैं। तो पहले बात करते हैं बाह्य
चिकित्सा यानी कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला है अभ्यंग थेरेप्यूटिक या प्रिवेंटिव हर्बल मसाज। तो अभ्यंग या मसाज को बहुत अच्छा बताया क्योंकि जो तेल होता है उसे श्रेष्ठ वात शामक कहा गया, यानी कि वात के जितने भी विपरीत गुण हैं वो सभी तेल में मिलते हैं, जिसकी वजह से वो वात का शामक होता है। वात रोगों में अच्छा प्रयोग बताया। आप सिंपल तिल तेल का प्रयोग आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकेटेड जो तेल हैं, क्षीर बला तेल, महानारायण तेल, महामास तेल, बला तेल, इनका प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल आप पूरी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, वीक में 3 बार, वीक में 2 बार, जैसे भी आपको सुटेबल हो। फिर आता है स्वेदन, सडेशन या फॉर्मेंटेशन। पहला इसमें वाष्प स्वेद यानी कि जो स्टीम दी जाती है। तो चूंकि मान लीजिए एक अवयव में है, नी जॉइंट पे, तो हम एकांग वाष्प स्वेद कहते हैं, जिसे कि नाड़ी स्वेद भी कहा जाता है। तो ओनली एक अंग पे जो है आप पाइप से, स्ट्रीम से जो है वाष्प या स्टीम वहां पे दे रहे हैं। दूसरा है पिंड स्वेद या बोलस फॉर्मेंटेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो भी मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, उनको आप बॉयल कर सकते हैं या उनको अच्छे से होट करके और कपड़े में बांध के उससे जो इफेक्टेड जॉइंट है उस पर सेक करते हैं। तीसरा है पत्र पिंड स्वेद यानी फॉर्मेंटेशन। ये हमने बहुत सुना है, बड़े बुजुर्गों में हमने इसे बहुत अच्छे से देखा भी है। तो विशेष रूप से आक के पत्ते, निर्गुंडी के पत्ते, धतूरे के पत्ते, जो सभी वात शामक इफेक्ट वाले, इनका प्रयोग करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन पत्तों को गर्म करते हैं और इन पे थोड़ा गर्म तेल लगाते हैं और जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उस पे इनको बांध के कपड़े से लपेट के उसको बांध देते हैं ताकि वहां पर उसका स्वेदन हो जाए। देन जानु बस्ती। तो जानु बस्ती क्या होती है, जो नी होता है और कोई भी जॉइंट अफेक्टेड होता है वहां पे हम उड़द का जो आटा है उसकी एक पेरिफ्री तैयार करते हैं और वहां पे उसके अंदर ऑयल भर देते हैं ताकि वहां पर ऑयल स्पेसिफिक टेम्परेचर का ऑयल स्पेसिफिक टाइम के लिए वहां पर होल्ड कराते हैं। और जानु बस्ती के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। देन आता है उपनाह या पुलटेश। इसमें क्या किया जाता है, जो भी वात शामक चूर्ण है, राशनादि चूर्ण, दशमूलादि चूर्ण, इनको किसी भी वात शामक ऑयल के साथ मिलाकर के एक पेस्ट सा बना लिया जाता है। उस पेस्ट को उस जॉइंट पे गरम गरम रखा जाता है, सुहाता सुहाता गरम हो और उसको फिर बांध दिया जाता है ताकि वहां पर वो उसका वात शामक इफेक्ट हो, प्रभाव आए। उद्वर्तन हर्बल ड्राई पाउडर मसाज। तो स्पेशली जब बहुत अधिक शरीर में वेट हो, ओवर वेट हो, तो उसमें जो ड्राई पाउडर मसाज है ये वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर वेट ज्यादा होने के कारण जॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है उसमें ये प्रभावकारी होती है। सेकंड आता है आभ्यंतर चिकित्सा या इंटरनल ट्रीटमेंट क्या हो। उसमें सबसे पहले आता है स्नेहन पान, यानी कि घी या तेल को पीना होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है शोधन, शमन एंड भृंगण। तो शोधन स्नेहन पान जो होता है उसका प्रयोग विशेष रूप से जब भी हम किसी भी प्रकार के पंचकर्म के लिए जाते हैं उससे पहले हम शरीर को तैयार करते हैं। तो इसमें एक तो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग इसको पीना होता है, 7 से 10 दिन तक इसका सेवन करना होता है। एवरीडे हम इसकी डोज बढ़ाते हैं जब तक कि शरीर में स्नेह के पूरे गुण नहीं आ जाते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम देखें तो जिसमें बहुत सीवियर हो, बहुत अधिक सिम्टम बढ़े हुए हों, क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, वहां पर विरेचन या बस्ती प्लान कर रहे हो, वहां पे शोधन स्नेहन पान का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शमन स्नेहन पान। तो इसमें क्या है, जब व्यक्ति को बिल्कुल अच्छी भूख लगी होती हो तो जस्ट बिफोर फूड पिलाया जाता है, कम मात्रा में 10 से 15 ml की मात्रा में पिलाया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो पर्पज है इसको पिलाने का वो वात को शमन करने का है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधि वात में माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम हो और रोग बिल्कुल ही नया हो, बिल्कुल अभी ऑनसेट हुआ हो, बहुत पुराना रोग नहीं हुआ हो, वहाँ प्रयोग करते हैं। देन भृंगण स्नेहन पान। भृंगण स्नेहन पान में क्या है, यदि रोगी एक तो बहुत कमजोर हो, थोड़ी एज उसकी कम हो, जल्दी हो गया, तो हमें उसको वहां पर एक तो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट के लिए, दूसरा जॉइंट के चारों तरफ जो मसल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर हैं, कार्टिलेज हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। तो बिल्कुल स्मॉल डोज में इसका प्रयोग किया जाता है, 5 से 10 ml किसी भी फूड के साथ इसको नॉर्मली प्रयोग करते हैं। सबसे जो आसान है वो है बेड टाइम में आप हॉट मिल्क में इसको मिला करके पी सकते हैं। उसके बाद आता है विरेचन, तो यानी कि परगेशन। तो रोगी बहुत मजबूत हो, उसका सत्व भी अच्छा हो, दूसरा रोग बहुत बढ़ गया हो, क्रॉनिक हो, वहां विरेचन का प्रयोग करते हैं।
यदि रोगी उतना बलवान नहीं हो, थोड़ा सत्व भी कम हो, तो मृदु विरेचन या जिसे नित्य विरेचन भी कहते हैं, अनुलोमन का कार्य करता है, यानी कि वात की डायरेक्शन को ठीक करता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक तो इसको डेली दिया जाता है। जो भी तेल या घी हम प्रयोग करते हैं वो लैक्सेटिव इफेक्ट वाला होना चाहिए। तो सबसे इसमें बेस्ट है कि एवरी नाइट जो है होट मिल्क के साथ 10 से 15 ml जो एरंड बीज तेल है, कैस्टर ऑयल है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त त्रिवृत लेह, निम्ब अमृतादि तेल का प्रयोग, सुकुमार घृत, सुकुमार लेह, इनका प्रयोग मृदु विरेचन के लिए किया जाता है। फिर आता है बस्ती। तो वात रोगों में जो बस्ती है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। निरूह बस्ती जो कि काढ़े की बस्ती होती है, मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती जो कि तेल की बस्ती होती है। तो निरूह बस्ती यदि मात्रा बस्ती से एक दिन पहले दी जाती है तो ये जो कोलन या आंत होती है उसको बहुत अच्छे से क्लिंज कर देती है और मात्रा बस्ती के इफेक्ट के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण जो है तैयार करती है। जो मात्रा बस्ती या तेल की बस्ती होती है वो वात दोष में बहुत अच्छा कार्य करती है, उसका शमन करती है, अग्नि को बढ़ाने का कार्य करती है और साथ ही जो धातु का फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करती है। अब जब भी आयुर्वेद में हम ट्रीटमेंट कितना भी बताएं लेकिन पथ्य अपथ्य की बात ना करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात ना करें तो चिकित्सा अधूरी रहती है। क्योंकि कहा गया है कि यदि आप पथ्य का सेवन करते हैं तो आपको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप पथ्य का सेवन नहीं करते हैं तब भी आपको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना पथ्य सेवन के कोई भी औषधि आपको ठीक नहीं कर सकती है। तो पथ्य के लिए वही है, जितने भी वात प्रकोपक निदान है, निदान परिवर्जन कर दें, उनका सेवन ना करें। तो यहाँ पर जितना भी पथ्य भोजन है, सुपाच्य है, ताजा है, ऐसा भोजन खाएं। जैसे मूंग का जो यूश है, यानी कि मूंग बीन का सूप पिया जा सकता है, उड़द की दाल का सूप पी सकते हैं। बाकी दालें थोड़ी वात को बढ़ाने वाली होती हैं, उनका सेवन कम मात्रा में करें। गेहूं की रोटी खाई जा सकती है। बॉइल्ड वेजिटेबल का सेवन करें और रो वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, रो सैलिड जितना है, उनका सेवन कम करें। जितना भी खट्टा, फर्मेंटेड, फ्रोजन फूड है वो बिल्कुल नहीं खाएं। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करने से बचें। दिन में बिल्कुल ना सोएं, रात्रि में बहुत देर तक ना जागें। ये सब आपको करना होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है एक्सरसाइज या व्यायाम। सो बहुत अधिक एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और बिल्कुल इनएक्टिव भी नहीं रहना है। तो वॉकिंग है, स्विमिंग है, सिंपल एक्सरसाइज जो भी आप नी के लिए करें, आपको पसंद हो वो की जा सकती हैं। योग आसन इसमें बहुत अच्छे रहते हैं, बट अगेन हमको ये देखना है कि उस टाइम उस जॉइंट की कंडीशन क्या है। जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम देखें, यदि वहां पर स्वेलिंग है तो लेग्स ऑफ द वॉल पोज जो कि इन्वर्जन है, तो उसमें क्या है, जो ब्लड का फ्लो है वो नी जॉइंट से वापस नीचे जाता है, जिससे कि वहां स्वेलिंग कम होती है। सुप्त ताड़ासन अगेंस्ट द वॉल किया जा सकता है, जिसमें आपके जॉइंट के साथ होल बॉडी अलाइनमेंट में है, अच्छा रहता है। उसके बाद जब स्वेलिंग कम हो जाए, थोड़ा पेन कम हो जाए, तो स्ट्रेट लेग पोज किए जा सकते हैं। जैसे उत्थित कोणासन है, पार्श्व उत्तानासन है। जब और आपको थोड़ी कंडीशन ठीक लगे, पाँव में भी थोड़ी हिम्मत आ जाए, जॉइंट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो जाए, तब आप बैंड लेग, जैसे वीरभद्रासन 2 है, वॉरियर 1 है, पार्श्व कोणासन है, ये सब किए जा सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे अलाइनमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जब भी आप बैंड लेग पोज करते हैं तो देखिए कि आप जो है, आपकी नी है वो ओवर एंकल नहीं जा रही है, आप वो बिग टो की साइड उसको नहीं बेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको सही तरीके से आपको योगासन का प्रयोग करना होता है, लाभदायक होते हैं। अब जितने भी ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो सभी ट्रीटमेंट आपको एक साथ नहीं करने होते हैं। स्पेसिफिक स्टेज पे आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है और हर ट्रीटमेंट जो होता है उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। फिर भी प्रिवेंशन की दृष्टि से एक एज के बाद जो है आप अभ्यंग और स्वेदन जो है उसका प्रयोग वीक में 1 बार 2 बार करना जरूर शुरू कर दें। ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो संधिवात है वो एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि एज के साथ जो शरीर में वात दोष का अनुपात है वो बढ़ता है। इसके धीरे धीरे बढ़ने से हम क्या, दूसरों पे डिपेंडेंसी बढ़ती है, हमारी डेली एक्टिविटी भी हम नहीं कर पाते हैं, तो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हम हो जाते हैं। बट बहुत अच्छी बात यहाँ क्या है कि कोई भी डिजीज एक नहीं हो रही है। अगेन षड क्रिया काल 6 स्टेजेस आपको मिलती हैं उसको क्योर करने की। वार्निंग साइंस आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो आप उन वार्निंग साइंस को जो है इग्नोर नहीं करें और जो प्रिवेंशन है उस चिकित्सा को आप शुरू करें और इससे बचे रहें।
जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधि व्याध को इनक्योरेबल यानी ठीक नहीं होने वाला रोग कहा गया है। परंतु अच्छी बात है, आयुर्वेद में इसके लिए एक शब्द आया है याप्य, यानी कि ये मैनेजेबल है। यदि आप सही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पथ्य, प्रिवेंशन, जितने भी मैनुअल ट्रीटमेंट आपको बताए, यदि आप समय से करते हैं तो आपको कभी ये रोग परेशान नहीं करता है, चाहे किसी भी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वात व्याधि की जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।